हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं बाकी बची हुई क्यूएसआर स्पेस कंपनीज के बारे में। हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने 3 से 4 क्यूएसआर कंपनीज का कवर करी थी। अभी बची हुई हमारे पास 4 और क्यूएसआर कंपनीज हैं, इन सबको भी निपटा लेते हैं। अगर देखो, सबसे पहले एक तो चीज समझ लेते हैं, अभी तक हमने जितनी भी कंपनी पढ़ी है सब में क्या बेसिक प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई आप प्राइस हाइक नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट्स का। तो सपोज अगर आप आज मैकडोनल्ड्स हो तो आपको मैकडोनल्ड्स को 49 रुपीज का एक बर्गर रखना पड़ेगा, आपको 99 रुपीज का एक मील रखना पड़ेगा, या सपोज एक्स वाई जेड किसी भी प्राइस का एक मील रखना पड़ेगा। आप उसके प्राइस को 20 30 40% के आसपास से इंक्रीज नहीं कर सकते, नहीं तो आपका कंज्यूमर भाग जाएगा, आपको वॉल्यूम ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। उसके ऊपर से क्या हो रहा है, आपको नीचे से इन्फ्लेशन काटे जा रहा है, आपका मार्जिन इरोड करे जा रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रही है कि भाई जो भी आपका रॉ मटेरियल के प्राइसेस है, चाहे भाई आपका वो रेंट का कॉस्ट हो वो ऊपर जा रहा है, आपका फ्रेश वेजिटेबल्स का कॉस्ट हो वो ऊपर जा रही है, आपकी ब्रेड बन की कॉस्ट हो वो ऊपर जा रही है। तो आप एक तरफ से प्राइस इंक्रीज कर नहीं सकते और नीचे से आपका प्राइस इंक्रीज हुए जा रहा है, तो इसकी वजह से आप एक मार्जिन कंप्रेशन की जगह पर आ गए हो और वहां पर फंस गए हो। और ऊपर से क्या हो रहा है, जो आपका एंड कंज्यूमर है जिसके लिए आपका प्रोडक्ट डिजाइंड है, जिसको आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसकी बिल्कुल बाढ़ बची पड़ी है। उसने वैसे ही बाहर निकलना कम कर दिया है, उसने वैसे ही आपके पास आना कम कर दिया है। अगर आ भी रहा है तो पहले जो कस्टमर 500 रुपए खर्च कर रहा था, आज वो शायद 200 रुपए 300 रुपए ही खर्च कर रहा है। तो उनकी स्पेंडिंग पावर में कमी आने की वजह से आपकी और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अब देखो, इस सिचुएशन में कंपनी बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है। आप देखो, पिछले 2 3 साल में किसी भी कंपनी का क्यूएसआर स्पेस में रिजल्ट अच्छा आ नहीं रहा। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, भाई आपको एक्सपेंशन तो करना ही पड़ेगा, आपको नया स्टोर तो खोलना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हम एक चीज ट्रैक करते हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG। अब वो जब आपका नेगेटिव हो जाता है तो एकदम बेसिक भाषा में समझे तो आपने एक किराने की दुकान खोली है अपने घर के बाहर और उससे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो पहले पहले साल आपने 1 लाख रुपए का सेल किया था, अगले साल आपने 2 लाख रुपए का सेल किया, उससे अगले साल आपने 3 लाख रुपए का सेल किया, आपका सेल बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है आप सोचते हो कि यार मैं 4 गली दूर जाके एक और नई दुकान खोल लेता हूँ। तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ रहा है, यहाँ पर आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है। इस सेल के बलबूते पे आप जाके वहां पर दुकान खोल रहे हो, आप उस दुकान को फंड करोगे इस ये जो आपकी मेन एग्जिस्टिंग दुकान है उसके प्रॉफिट से। ये चीज हमें समझ में आई, क्योंकि वो वाली दुकान तो आपको डे वन पे रेवेन्यू लाके देगी नहीं। पहले आपको उस दुकान का रेंट भरना पड़ेगा, या आपको उस दुकान को खरीदना पड़ेगा, उसके अंदर माल स्टॉकअप कराना पड़ेगा, एक आदमी रखना पड़ेगा, उसके रेंट उसका जो भी बिजली पानी है उसका खर्चा देना पड़ेगा। उसके बाद वो दुकान चालू होगी, उसके 6 महीने बाद जाके वो ब्रेक इवन होगी, 7वें महीने से वो कमाई लाना शुरू करेगी। तो ये जितना भी पीछे वाला खर्चा है, ये आप फ्यूल करने वाले हो आप अपनी एग्जिस्टिंग दुकान से। इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पर केस क्या हो रहा है, यहाँ आपको नई दुकान तो खोलनी है और आपकी जो एग्जिस्टिंग दुकान है, जो इन सारी क्यूएसआर स्पेस कंपनीज के साथ हो रहा है, जो आपकी एग्जिस्टिंग दुकान है उनका सेल कम हो रहा है। तो पहले अगर वो 1 लाख रुपए का रेवेन्यू किया करती थी, अब वो 80 हजार रुपए, 60 हजार रुपए, 40 हजार रुपए, ऐसे उनका रेवेन्यू डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है और नई दुकान भी खोलनी है। तो अब यहाँ पर इनको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इनको उठाना पड़ता है डेट, कर्जा उठाना पड़ता है। जब आप कर्जा उठाते हो तो आपके लिए एक आता है इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो अब देखो कितनी सारी चीजें इनके लिए खराब जा रही है, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल की ऐसी तैसी हो गई है यहाँ पर कि भाई आपके रेवेन्यू ऊपर जा नहीं रहे, आपका मार्जिन कंप्रेशन हुए जा रहा है क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ऊपर जा रहे हैं। तो जो आपका इबिट्टा है, इबिट्टा भी कम आ रहा है। अब इबिट्टा के बाद, इबिट्टा इज क्या है, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, ये सारी चीजें हो गई। अब आपके जैसे ही आपका इबिट्टा आया, इबिट्टा में आपने कर्जा और ले लिया, डेट और ले लिया, तो डेट का आपको इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ रहा है। तो इबिट्टा में से एक इंटरेस्ट का मोटा सारा कंपोनेंट निकल जाता है, तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कभी पॉजिटिव आने ही नहीं देता, आपका कभी पैट पॉजिटिव आने ही नहीं देता, आप हमेशा घाटे में ही रह जाते हो। और ये सारी की सारी कंपनीज के साथ प्रॉब्लम हमें यही देखने को मिल रहा है। तो चलिए इन सारे बैकड्रॉप के साथ शुरुआत करते हैं हम कंपनी का एनालिसिस। सबसे पहली कंपनी हम देखने वाले हैं, कंपनी का नाम है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। ये बर्गर किंग का ब्रांड ऑपरेट करते हैं इंडिया में, और इनका एक और डिवीजन भी है जो इंडोनेशिया में थोड़ा बहुत अपने ऑपरेशंस देखता है। बट मोटा मोटी देख लेते हैं किस तरीके की कंपनी का परफॉर्मेंस है। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी है, छोटा सा ही कंपनी है। और यहाँ पर भी सेम कहानी कि कोई ग्रोथ आ ही नहीं रहा है। अगर हम टॉप लाइन के बारे में बात करें तो कंपनी का टॉप लाइन बढ़ा है 1.2% ओवर वाई लेवल। और अगर हम बॉटम लाइन के बारे में बात करें तो 1/4 ऑफ द पार्ट वॉज गायब। आपने 28% के आसपास का पार्ट में डिग्रोथ रिपोर्ट किया और 65 करोड़ रुपीज के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया। तो मतलब बिल्कुल ही बाण बजा हुआ है आपका, आप लगातार घाटा करे जा रहे हो।
और घाटा करने का क्या रीजन है? क्योंकि आपके ऊपर डेट है, डेट में एक इंटरेस्ट कंपोनेंट जा रहा है, आप इबिटा पॉजिटिव तो हो पा रहे हो बट पैट पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहे हो, और आपके कैश फ्लो भी सही नहीं हो पा रहे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम से ये कंपनी भी जूझ रही है। अगर हम बात करें, दो ऑपरेशन है, एक इंडिया ऑपरेशन है, एक इंडोनेशिया ऑपरेशन है। इंडिया ऑपरेशन से ही ज्यादातर रेवेन्यू आता है, 78% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द इंडिया ऑपरेशन, और रिमेनिंग 22% जो है वो आपका आता है इंडोनेशिया से। इंडिया में ये लोग ऑपरेट करते हैं ब्रांड बर्गर किंग का, और जो इंडोनेशिया है वहां पर बर्गर किंग और पोपोइज दो ब्रांड ये लोग ऑपरेट करते हैं। ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम इंडिया वाले डिवीजन के बारे में बात करें, इंडिया वाले डिवीजन का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वॉज डाउन 3%, -3% के आसपास का। तो ये जो हम एग्जांपल लेके चल रहे थे कि भाई आपकी एग्जिस्टिंग दुकान की ही कमाई कम होती जा रही है, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ -3% का आ रहा है। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग दुकानें हैं वो लगातार 3% की रेट से अपने रेवेन्यूज को कम करते जा रही है ओवर अ वाई लेवल, और आप अब नई दुकान खोलने जा रहे हो। ये है प्रॉब्लमैटिक पार्ट। अगर हम सबसे पहले वही देखने जाए तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 8 नए स्टोर खोले, और टोटल स्टोर काउंट इनका पहुंच गया 464। और अब ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम FY25 के एंड तक, मतलब अगले 6 महीने में, मतलब 31 मार्च 2025 तक ये लोग खोल देंगे। ये लोग एडिशनल 46 स्टोर खोलेंगे और टोटल स्टोर काउंट को 510 स्टोर के आसपास ले जाएंगे। तो ये जो आप एडिशनल 46 स्टोर्स खोलोगे, या ये जो आपने 8 स्टोर इस क्वार्टर में भी खोले हैं, ये इन टोटल 54 स्टोर्स का खर्चा आएगा कहाँ से? आप डेट उठाओगे। डेट उठाओगे इसका मतलब क्या है? आपका इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट बढ़ेगा, कमाई आपकी हो नहीं रही, कर्जा आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। एक क्लासिक प्रॉब्लम जिसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और ये लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा QSR स्पेस उसके अंदर ही फंसता जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें इसी तरीके की देखने को मिल रही है, जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी लगातार हिंडर करता जा रहा है। अच्छा जी, चलो इस चीज के साथ थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। अब देखो, अगर हम इंडिया वाले मार्केट के बारे में बात करें, तो इंडिया वाले मार्केट में फिर भी थोड़ी बहुत ग्रोथ थी। 8.5% के आसपास का हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। बट ये सारा का सारा बराबर कर दिया इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया में क्या हुआ? इंडोनेशिया में 16% के आसपास का रेवेन्यू डी ग्रोथ देखने को मिला, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वहां पर -15% था। इंडिया में -3% था, वहां पर -15% है। वहां पर और तेजी से रेवेन्यू में डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसी वजह से आप देखोगे वहां पर बर्गर किंग ने अपने स्टोर भी बहुत ज्यादा तेजी से क्लोज डाउन किए। आउट ऑफ 149 स्टोर, इन्होंने 13 स्टोर क्लोज ही कर दिए। उसके बाद अगर आप पोपोइस के बारे में बात करें, वहां पर फिर भी स्टोर एडिशन हुआ, 13 स्टोर ऐड करें, और टोटल स्टोर काउंट 25 के आसपास पहुंच गया। बट मोर और लेस कहानी वही है कि आपकी ब्रांड लगातार बचती जा रही है। अच्छा, अगर हम बात करें एवरेज डेली सेल्स के बारे में, कि भाई पहले आप दिन के 100 बर्गर बेच रहे थे, आज कितना बेच रहे हो, तो दैट इज डाउन 40% ओवर अ वाई लेवल। 40%, मतलब 40% का रिडक्शन। तो ऐसा हो गया कि भाई अब मतलब बहुत बुरा हाल है। इस कंपनी का तो खैर बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, और मोर और लेस हमें QSR स्पेस में हर कंपनी के साथ ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी। अब आ जाते हैं हम हमारी अगली कंपनी के ऊपर। अगली कंपनी का नाम है देवयानी इंटरनेशनल, के जो पिज्जा हट का ऑपरेशन देखती है इंडिया में। पिज्जा हट, और इसके साथ साथ काफी अलग अलग सिटीज, अलग अलग कंट्रीज में भी देखते हैं, बट हाँ, जो नॉर्दर्न इंडिया में पिज्जा का ऑपरेशन है वो देवयानी इंटरनेशनल देखता है। अगर हम इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें, तो 23,300 करोड़ रुपीज के आसपास इनका मार्केट कैप बन रहा है। अब यहाँ पर अगर आप टॉप लाइन को देखने जाओगे, आपको पता चलेगा इनका रेवेन्यू बढ़ा बाय 49% ओवर वाई लेवल। तो लगेगा यार बहुत कमाल कर दिया इस कंपनी ने, और इकलौती ऐसी कंपनी बन जाती है जो QSR स्पेस में अभी तक ग्रोथ लेके आ पा रहा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर भी उतना ही बैंड बजा हुआ है, इनकी भी हालत उतनी ही खराब है जितनी बाकी सारी कंपनियों के बारे में। अच्छा, उससे पहले एक बार पार्ट का फिगर देख लेते हैं। अगर हम पार्ट के बारे में बात करें, तो पार्ट तो इनका गायब ही हो गया। 120% के आसपास का डिग्रोथ देखने को मिला, मतलब आप प्रॉफिटेबल से लॉस में आ गए। आपने 120% के आसपास का अपना पार्ट यूज कर दिया, और कुछ 5-1 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है। अब हुआ क्या है? ये 49% का ग्रोथ आया कैसे है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जनवरी ऑफ 2024 में, मतलब इस साल के स्टार्टिंग में, इन्होंने थाईलैंड में 283 स्टोर्स एक्वायर करे थे KFC के। तो वो इनकी बुक्स में Q2 FY24 में तो थे नहीं, बट Q2 FY25 में आ गए। तो उनका रेवेन्यू तो सीधा सीधा इनकी बुक्स में ऐड हो गया। इसकी वजह से हमें ये एबनॉर्मल जंप देखने को मिल रहा है। बाकी इन्होंने कोई कलाकारी नहीं करी, इनकी भी हालत उतनी ही खस्ता है। अच्छा जी, चले। अब इसके अलावा अगर हम देखने जाए एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ हमें देखने जाए, तो हमें पता चलेगा KFC इंडिया वाला जो डिविजन है वो 6% के आसपास का ग्रोथ दिखाया। जो पिज्जा हट वाला डिविजन है वो 0.1% के आसपास का ग्रोथ दिखाया। और कोस्टा कॉफी
वाले जो डिवीजन है वहां पर फिर भी थोड़ा बहुत ग्रोथ आया, 40% के आसपास का ग्रोथ आया, बट वो ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बहुत कम करता है, वहां पर वो वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके हिसाब से हमें चीजें देखनी पड़ेंगी। तो चलिए आप एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं इनके कितने ब्रांड्स हैं। तो कुछ ब्रांड्स तो इनके पुराने कोलैबोरेशन के साथ हैं, कुछ इन्होंने 2 या 3 ब्रांड्स ऐसे हैं जो इनके साथ नया कोलैबोरेशन बिठाया, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये लोग पहले से कोस्टा कॉफी के साथ एसोसिएटेड थे, पिज्जा हट के साथ एसोसिएटेड थे, केएफसी के साथ एसोसिएटेड थे। इनका खुद का एक वैंगो नाम से एक ब्रांड है, उसके साथ इनका उनके साथ इनका टाई अप था। उसके अलावा उसके अलावा इन्होंने 3 नए ब्रांड्स के साथ टाई अप किया। एक तो किया इन्होंने न्यूयॉर्क फ्राइज के साथ, सनू किचन के साथ और टी लिव के साथ इन्होंने अपना टाई अप किया और अपना अपना नेटवर्क को एक्सपैंड करने का काम किया। अच्छा जी, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, आप कितने भी नए ब्रांड्स ले आओ, नया ब्रांड लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने नए ब्रांड के साथ टाई अप किया, बहुत अच्छी बात है। आपने अपना प्रोडक्ट बेस को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया, आपने कंज्यूमर के पास ज़्यादा चॉइसेस छोड़ी। भाई देखो बेसिकली इसका फायदा क्या होता है कि भाई आप एक मॉल में गए, आपको 10 शॉप दिखी, 10 में से 7 शॉप इन्हीं की थी, तो आपने किसी भी शॉप से खाया, तो एंड ऑफ द डे फायदा हुआ देवयानी इंटरनेशनल को, चीज अच्छी है। बट जब तक आपकी ग्रोथ नहीं आ रही, तब तक आप चाहे एक ब्रांड के साथ टाई अप में रहो, चाहे आप 50 ब्रांड के साथ टाई अप में रहो, बात आपकी बनेगी नहीं, आपका आपका ढंग का काम होगा ही नहीं। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम स्टोर एडिशन के बारे में बात करें तो इन्होंने 85 नए स्टोर ऐड करे पूरे क्वार्टर में, और टोटल स्टोर काउंट इनका पहुंच गया 1921, वन ऑफ द हाईएस्ट अभी तक हम जितने भी देखते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा शायद जुबिलेंट फूड वर्क्स ही है जो इनसे ज्यादा का स्टोर काउंट रखता है, बाकी इनका सबसे एक्सटेंसिव नेटवर्क है। ये चीज भी हमने देख ली। अब देखो अब थोड़ा-सा इनके इनके स्टोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इंडिया में बात करें, तो इंडिया में इनके सबसे ज़्यादा स्टोर हैं केएफसी के। तो 645 स्टोर केएफसी के हैं, पिज़्ज़ा हट के लगभग 600 स्टोर्स हैं, कोस्टा कॉफी के भी लगभग 200 स्टोर हैं, 90 स्टोर्स इनके बैंगो के हैं, और इसके अलावा 362 स्टोर्स इनके आउटसाइड इंडिया हैं। अब उसमें से 283 स्टोर्स तो हमारे वही हो गए जो उन्होंने एक्वायर करे थे जनवरी में थाईलैंड में। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये कंपनी टारगेट कर रही है कि बाय द एंड ऑफ FY25, मतलब नेक्स्ट 6 महीने में हम ये स्टोर काउंट को 2000 के आसपास ले जाएं। तो मतलब कंपनी कह रही है हम 79 स्टोर्स ऐड करेंगे बाय द एंड ऑफ FY25। अब ये 79 स्टोर्स का खर्चा कहाँ से आएगा? वही डेट से आएगा। डेट से आएगा, इसका मतलब इंटरेस्ट कंपोनेंट और बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट कंपोनेंट और बढ़ जाएगा, आपका जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर से आपको सहायता नहीं मिलेगी, वो कम नहीं होगा। आप अपने प्राइसेस बढ़ा नहीं पाओगे, आप और ज्यादा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन में जाते जा रहे हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा हिट हो जाएगी, आपको प्रॉफिटेबल बनने में और ज्यादा तकलीफ होने वाली है। तो कहानी यहाँ पर भी सेम निकल के आती है कि एक कंपनी एक डेट ट्रैप में फंसती जा रही है कि भाई जब तक कंज्यूमर के हाथ में वापस पैसा नहीं आएगा, जब तक इनके जो ग्रोथ फिगर्स हैं, जो रेवेन्यू ग्रोथ फिगर्स हैं, वो ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करना शुरू करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव नहीं लेके आओगे, वो 10-12% के आसपास का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ फिगर नहीं आएगा, आप 12-13% से अपना स्टोर एक्सपांशन नहीं करोगे, तब तक आप जाके कुछ कुछ ढंग का कर नहीं सकते। तब तक आपका बैंड बचता ही रहेगा और लगातार बचता रहेगा। ये मतलब इस तरीके से आप बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकते, आपकी बैंड बजना तय है। अगर हम बात करें केएफसी इंडिया के बारे में, वहां पर -7% के आसपास का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। पिज्जा हट के बारे में बात करें तो वहां पर 6% के आसपास का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, -6% के आसपास का। कॉस्टा कॉफी एक लौता ऐसा इनका ब्रांड है जो ढंग के रेट पे ग्रो कर पा रहा है, इसीलिए 9% के आसपास का वहां पर पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अब देखो क्या है, कितनी अच्छी चीज है। कॉस्ट ऑफ कॉफी 9% के आसपास से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ा, थोड़ा बहुत आपने स्टोर एक्सपेंशन किया, कुछ 20 और स्टोर्स इन्होंने ऐड करे, तो वो 10-12% के आसपास का स्टोर एडिशन किया, आपको रेवेन्यू में जंप कितना देखने को मिला? 40% के आसपास का, 40% का रेवेन्यू ग्रोथ। अब बट आपका जब तक सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव नहीं आएगा, वो भी आपका फ्लैगशिप ब्रांड्स में, दैट इज आपका केएफसी इंडिया और आपका पिज़्ज़ा हट इंडिया में, तब तक आपकी बात बनेगी नहीं, तब तक आपकी बैंड बचती रहेगी, लगातार बचती रहेगी, आप अपने डेट को रीपेमेंट कर नहीं पाओगे, आप इंटरेस्ट कॉस्ट के नीचे तले दबते जाओगे, और वही प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिल भी रही है। तो चलिए मोटा मोटी यही थी कहानी इनकी भी। हमने देवयानी इंटरनेशनल की भी चर्चा कर ली। इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम इसके बाद थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के बारे में। अब ये थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरी में चला गया है, ये भी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ही, बट ये थोड़ा सा
डाइन इन वाले पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। भाई इनके अगर आप ब्रांड्स देखोगे तो मेनलैंड चाइना हो गया, एशियाज़ किचन हो गया, ये सारे ब्रांड्स जैसे ही आपके पास आ जाते हैं तो आप ज़्यादा कस्टमर को प्रेफ़र करते हो कि भाई आप हमारे पास आओ, बैठो, एम्बियंस को एन्जॉय करो और फिर वहाँ पर बैठ के खाना खाओ। तो यहाँ पर आपकी कॉस्टिंग और ऊपर हो जाती है, यहाँ पर आपकी ब्रांड और ज़्यादा बचेगी। तो चलिए, यहाँ पर भी हम शुरुआत करते हैं कंपनी के मार्केट कैप से। छोटा-सा ही कंपनी है, 700 करोड़ रुपए के आस-पास का कंपनी है। रेवेन्यू वर फ्लैट ओवर अ वाई-वाई लेवल और इनका पैट गिर गया बाय 50% ओवर अ वाई-वाई लेवल। अब यहाँ पर क्या कहानी है? अच्छा पहले इनके ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनके पास काफ़ी सारे ब्रांड है, बहुत लंबी लिस्ट है इनकी ब्रांड्स की। बट अगर कुछ-कुछ मेन-मेन ब्रांड्स के बारे में बात करें, तो स्वीट बंगाल हो गया, ओ कलकत्ता हो गया, मेनलैंड चाइना हो गया, एशियाज़ किचन हो गया, ये सारे इनके मेन ब्रांड्स हैं और ज़्यादातर रेवेन्यू आता भी मेनलैंड चाइना से ही है। अब ये लोग क्या कहते हैं कि इन लोगों को खर्चा पड़ता है कि पहले तो आपको एक इतना बड़ा स्पेस रेंट आउट करना पड़ेगा, लीज पे लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो सपोज़ आज आप एक रेस्टोरेंट चलाना चाह रहे हो तो आप 100-200 स्क्वायर फीट के एरिया में तो चला नहीं सकते। बट हाँ, आप वहीं एक डोमिनोज़ का स्टोर 100-200 फीट के 100-200 स्क्वायर फीट के एरिया में चला सकते हो। क्योंकि वहाँ पर आप क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पुश करोगे टुवर्ड्स डिलीवरी कि भाई आओ, डिलीवरी लो और ले जाओ, टेक अवे ले जाओ, हम डिलीवरी पहुँचा देंगे, आपको 30 मिनट्स के अंदर-अंदर पहुँचा देंगे। बट आप हमारे पास आके आप यहाँ बैठ के मत खाओ, हमारे रियल एस्टेट की कॉस्ट ऊपर मत लेके जाओ। बट यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि आओ हमारे पास आओ, बैठो, अंदर खाओ। तो यहाँ पर इनका रियल एस्टेट कॉस्ट गोज़ अप। उसके बाद आपका जितना भी स्टाफ का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। उसके बाद रॉ मटेरियल प्राइसेस आपके उतने ही पेस पे बढ़ रहे हैं। आपका ज़रूर कॉस्ट के ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा कंट्रोल होता है, बट कितना ही बढ़ा लोगे आपको आप कोई 40-50% के आस-पास है तो फूड प्राइसेस बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। अच्छा चलो जी, थोड़ा-सा हम रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। इनका 25% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम मेनलैंड चाइना। 16% आता है एशियाज़ किचन से जो इन्होंने मेनलैंड चाइना के ही अंडर एक एक सब ब्रांड की तरह बना रखा है। ओ कैलकाटा कंट्रीब्यूट्स 13% टू द ओवरऑल रेवेन्यू और स्वीट बंगाल 10% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आता है। बाकी सारे जितने भी ब्रांड्स हैं कुल मिला के 36% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं। अच्छा अब इनके थोड़े प्रेजेंस के बारे में बात करें तो इनका प्रेजेंस ज़्यादातर सदर्न स्टेट्स में ही है और स्पेसिफिकली मुंबई में ही है। 48 स्टोर्स तो इनके मुंबई में ही है। आउट ऑफ अगर हम बात करें टोटल इनके कुछ कुछ कितने स्टोर्स हैं 124 स्टोर्स में से 48 तो मुंबई में ही है। और इनके अगर स्टोर एडिशन के बारे में बात करें तो जीरो एडिशन मतलब आपने 2 स्टोर खोले थे और 4 स्टोर बंद कर दिए तो नेट नेट आपने 2 स्टोर रिड्यूस कर दिए ओवर अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो ठीक है क्या कर सकते हैं। आपकी वो स्टोर्स प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा रहे थे, आप एडिशनल खर्चा करना नहीं चाह रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा केपेक्स इंटेंसिव है इनका स्टोर खोलना। पर डोमिनोज का स्टोर खोलने में भी खर्चा लगता है बट इनका तो और भी ज़्यादा खर्चा लगता है क्योंकि आपको इंटीरियर पे खर्चा देना पड़ेगा, एम्बियंस पे खर्चा देना पड़ेगा, एक लार्जर स्पेस रेंट आउट करना पड़ेगा। आपके लिए आप ऐसा तो है नहीं कि आप जैसे डोमिनोज के स्टोर में सपोज़ आपको 4 जने चाहिए, यहाँ पर आपको 10 तो वेटर चाहिए, फिर आपको 5 शेफ चाहिए, फिर आपको 2 मैनेजर चाहिए, तो ऐसा आपको स्टाफ रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों के खर्चे की वजह से आपको प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने में और ज़्यादा लंबा समय लगता है। इसी की वजह से आपका स्टोर क्लोज़र रेट ज़्यादा रहा, क्योंकि आप अभी कंज्यूमर के पास पैसा है नहीं, वो आ नहीं रहा है, तो आपको एंड ऑफ द डे आपका स्टोर बंद करके जाना ही पड़ा। अच्छा जी, फाइनल चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका डाइन इन वर्सेस डिलीवरी कितना रहा। तो 75% ऑफ द सेल कम्स फ्रॉम डाइन इन एंड रिमेनिंग 25% फ्रॉम द आपका डिलीवरी वाला सेगमेंट। तो ये उसी तरीके का रेस्टोरेंट है कि भाई आप जाते हो, बैठते हो, खाते हो और एम्बियंस को एन्जॉय करते हो। तो यहाँ पर ज़्यादा आपका डाइन इन वाला पोर्शन है, इसीलिए इनका यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़ा-सा डिफरेंट है और थोड़ा-सा अनफेवरेबल है इस सिनेरियो के लिए। तो अगर आप आज डिलीवरी कर रहे हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है इन कंपैरिजन टू डाइनिंग। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अब आज की हमारी आखिरी कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। आखिरी कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स। ये क्या करता है, ये डोमिनोज का ब्रांड ऑपरेट करता है इंडिया में और कुछ 5 से 6 अलग अलग कंट्रीज के अंदर। इसके अलावा इंडिया में इनके पास 2 या 3 ब्रांच और भी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ तो सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला कंपनी है। 46,000 करोड़ रुपीज के आसपास इनका मार्केट कैप बन रहा है। इनका अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ नंबर देखने जाएं तो 45% के आसपास का हमें टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 45% मतलब यहाँ पर भी बहुत जोरदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर भी सेम कहानी आज जो हमने देखी थी देवयानी इंटरनेशनल में कि आपने
आपने कौन सा एक इन्होंने डोमिनोज का कोई एरिया का इन्होंने एक्विजिशन किया, उसकी वजह से यहाँ पर हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। शायद डीपी यूरेशिया, तो डीपी यूरेशिया को इन्होंने एक्वायर किया, इसकी वजह से उनका सारा का सारा रेवेन्यू उठ के हमारी बुक्स में आ गया। और जो पिछला Q2 था, पिछले Q2 में तो वो एक्विजिशन हुआ नहीं था, इसकी वजह से हमें एक छोटे बेस इफेक्ट के ऊपर ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब ये ग्रोथ हमें Q2 FY26 में नहीं देखने को मिलेगा, वाई लेवल पे नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल बैंड बजा पड़ा है इस कंपनी का भी, यहाँ पर भी कोई बहुत इन्होंने कलाकारी करी नहीं है। अगर हम इनके पैट के बारे में बात करें तो इनका पैट गिरा बाय 31% ओवर वाई लेवल। अच्छा जी, अगर सबसे पहले स्टोर एडिशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो इन्होंने स्टोर ऐड करे लगभग लगभग 73, और इनका टोटल स्टोर काउंट पहुंच गया 3130। सबसे बड़ा नेटवर्क अभी तक का। हमने सेकंड बेस्ट देखा था वो देवयानी इंटरनेशनल का था, 1900 स्टोर्स के आसपास उनके थे, 2000 स्टोर ले जाना चाह रहे थे। इनके ऑलरेडी 3000 प्लस स्टोर्स है, 3130 स्टोर्स है, और 73 स्टोर्स इन्होंने ऐड करे थे इस क्वार्टर में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में ग्रोथ कितना आया। वो डीपी यूरेशिया वाला ग्रोथ छोड़ो, आप उसको हटाओ, उसको हटाएं तो कितना ग्रोथ आता है। तो देखो 9% के आसपास का हमें एक्चुअल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री बन गया। अभी तक हम जितने भी प्लेयर देखते हुए आ रहे थे, किसी में डी ग्रोथ देखने को मिल रहा था, कोई फ्लैट ग्रोथ कर रहा था, कोई 2% का, 3% का, 4% का ग्रोथ कर रहा था। बट जुबिलेंट फूडवर्क सबसे बड़ा बेस लेने के बाद भी, सबसे बड़ा बेस होने के बाद भी सबसे ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है। 9.1% के आसपास का हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिसमें डोमिनोज इंडिया का कंट्रीब्यूशन था 7.8% के आसपास का ग्रोथ का, और जो हमारे अदर बिजनेसेस हैं वो 1.3% के आसपास का ग्रोथ कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। दोनों का मिला के 9.1% के आसपास का ग्रोथ बन रहा था। अब देखो यहाँ पर हमें एक और पहली, बल्कि एक और क्या, पहली ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमें 2.7% के आसपास का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। एटलीस्ट आप जो आगे अपना खर्चा कर रहे हो, वो कुछ हद तक तो आपके स्टोर्स मैनेज कर पा रहे हैं। भाई हम ये नहीं कह सकते कि सपोज आपको एक स्टोर खोलने में 15 लाख का रिक्वायरमेंट आता है, तो 15 लाख का 15 लाख आपके जो रिमेनिंग स्टोर्स है वो फुलफिल कर देंगे। बट हाँ, एटलीस्ट 40, 50, 60, 70% के आसपास तो कर पाएंगे। आपको उतना कर्जा तो नहीं लेना पड़ेगा कि भाई जो आप पहले घाटा कर रहे हो, उस घाटे को रिकवर करने के लिए कर्जा लो, उसके बाद आप जो नया स्टोर खोल रहे हो उसके लिए भी कर्जा लो। तो ये आपको डबल इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन तो दे पा रहे हो। तो एक ये यहाँ पर अच्छी चीज हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंचाइज स्टोर्स भी हैं, तो फ्रेंचाइज स्टोर में आपका कोई खर्चा पड़ता ही नहीं है। भाई उस स्टोर का यूनिट इकोनॉमिक्स देखेगा उसका ओनर, तो आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा टेंशन होती भी नहीं है। तो एक चीज यहाँ पर अच्छी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी 5 ज्योग्राफीज में प्रेजेंस है इंडिया के अलावा। एक तो ये लोग टर्की में प्रेजेंट है, टर्की में सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क है इनके पास। उसके बाद श्रीलंका में प्रेजेंट है, बांग्लादेश में प्रेजेंट है, अजरबैजान में प्रेजेंस है, और जॉर्जिया में प्रेजेंस है। इन 5 अलग अलग कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है एक्सेप्ट इंडिया। चलिए ये चीजें हमने देख ली। अगर हम डोमिनोज के बारे में बात करें तो अकेले अकेले डोमिनोज का ही इंडिया में 2079 स्टोर्स हैं। तो हमने पिज्जा हट के, मतलब देवयानी इंटरनेशनल के देखे थे, कुल मिला के 1921 स्टोर्स थे। मतलब पूरे जो भी आपका, जितने भी आप कंट्रीज में बेच रहे हो सबके मिला के लगभग लगभग 2000 स्टोर हैं। यहाँ पर अकेले इंडिया के, वो भी सिर्फ डोमिनोज के ही 2000 से ज्यादा स्टोर है। तो सबसे बड़ा नेटवर्क ये लोग लेके बैठे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो सेकंड बेस्ट कंट्री आता है दैट इज टर्की विथ 700 स्टोर्स के आसपास। उसके बाद इनके और भी अलग अलग ब्रांड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही ऑपरेट करते हैं, जैसे पोपोइस हो गया 54 स्टोर्स के साथ, डंकिन डोनट्स हो गया 32 स्टोर्स के साथ, हॉन्ग्स किचन हो गया 34 स्टोर्स के साथ, और एक और इनका टर्की में ब्रांड है कॉफी टर्की। वो उसके है करीबन करीबन 116 स्टोर्स। चलिए ये चीज हमने देख ली। अब देखो यहाँ पर हमें पता चलेगा जो मेनलैंड चाइना, जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट शायद नाम था कंपनी का, हाँ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ही नाम था बिल्कुल। आज स्पेशलिटी रेस्टोरेंट क्या कर रहा था, आप हमारे पास आओ, बैठो, डाइन इन करो। यहाँ पर अगर हम देखने जाएं तो 70% डिलीवरी एंड 30% डाइन इन। तो डोमिनोज चाहता ही नहीं आपसे कि भाई आप आओ उसके पास बैठो और वहां खाओ। आप देखोगे कि जितने भी पुराने डोमिनोज वाले स्टोर्स थे वो काफी बड़े बड़े हुआ करते थे।
अब क्या है, अब यहाँ पर हमें श्रिंकेज देखने को मिल रहा है। वहाँ पर शायद 2 ही कुर्सियाँ लगी हुई होंगी, 2 ही टेबल चेयर्स होंगी, शायद 3 होंगी, 4 होंगी, मतलब ओवरऑल स्टोर साइज़ आपका कम होता जा रहा है। बस आपका एक बेसिक किचन है, उसके बाद 2-4 टेबल रखी हुई है, उससे ज़्यादा आपके पास स्पेस ही नहीं है। तो वो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना चाह रहे हैं कि भाई आप डिलीवरी में मंगाओ, आप टेक अवे लेके जाओ, हमारे पास बैठ के मत खाओ, क्योंकि अगर आप हमारे पास बैठ के खाओगे, तो हमारा रियल एस्टेट कॉस्ट ऊपर जाएगा और हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स बिगड़ जाएगा। तो ये मोटा-मोटी इनका स्ट्रैटेजी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो हमें देखने को मिल रही है। चलिए जी, ये भी हम देख लिया। उसके बाद अगर हम थोड़ी-सी बात करें, तो ये इकलौता ऐसा कंपनी है जिसका मैनेजमेंट थोड़ी बहुत पॉजिटिव चीज़ें बोलता है कि भाई हमें फाइनली ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वार्टर 3 हमारे लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है और अभी से हमें ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल रहा है कि भाई आपने शायद 15-20 दिन बाद इन्होंने कॉन कॉल किया था आफ्टर आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर 2। तो जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि भाई 15-20 दिन निकल गए हैं क्वार्टर 3 के, तो आपका क्या विचार है? मतलब आपको कैसा डिमांड आता हुआ देखने को मिल रहा है? तो मैनेजमेंट ने कहा कि हाँ, अब हम फाइनली कह सकते हैं कि भाई थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद अगर हम देखने जाएँ तो क्वार्टर 2 सीज़नली भी सबसे वीकेस्ट क्वार्टर रहता है हर क्यूएसआर कंपनी के लिए, कि भाई आपका नवरात्रि का टाइम आ जाता है, आपका जो थोड़ा श्राद्ध पक्ष वाला टाइम आ जाता है, उस टाइम ओवरऑल स्पेंडिंग थोड़ी-सी कम हो जाती है। बट पॉइंट बी, ये तो पिछले क्वार्टर 2 में भी था। तो हम क्वार्टर ऑन सॉरी, वाई-ओवाई लेवल पे हम कंपैरिज़न कर रहे हैं। तो वाई-ओवाई लेवल पे तो आपको ग्रोथ दिखाना चाहिए था। अब यहाँ पर क्वार्टर 3 अच्छा जाएगा, क्यों अच्छा जाएगा? क्योंकि ये फेस्टिव वाला क्वार्टर था, यहाँ पर फेस्टिवल्स थे, आपने इस टाइम पे ज़्यादा स्पेंडिंग किया, तो एक ये अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप ऐसे ईयर राउंड देखो कि भाई क्वार्टर 1 सबसे अच्छा गया, क्वार्टर 2 सबसे अच्छा गया, क्वार्टर 3 सबसे अच्छा गया, तो उसमें क्वार्टर 2 खराब हो सकता है, बट आपको वाई-ओवाई लेवल पे तो इम्प्रूवमेंट दिखाना ही पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में तो हमें बात करनी ही पड़ेगी। अच्छा जी, अब फाइनली बात कर लेते हैं इनके थोड़े से स्टोर एक्सपेंशन टारगेट्स के बारे में। तो जो इनका एक एक ब्रांड है पोपोइस करके, उन उसमें करंटली इनके पास इंडिया में 54 स्टोर्स हैं। उसको ये लोग स्केल करना चाह रहे हैं टू 250 स्टोर्स इन द मिड टर्म। तो अगले 2 से 3 साल के अंदर 250 स्टोर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और पोपोइस क्या है? आपका एक कंप्लीटली नॉन-वेज ब्रांड है। तो जैसे ही आप नॉन-वेज इंटीग्रेट करते हो किसी भी ब्रांड के अंदर, तो वो आपको थोड़े से ज़्यादा मार्जिन्स लाके देता है, थोड़ा-सा ज़्यादा प्राइसिंग पावर लाके देता है। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम देखें, जो टर्की में इनका ब्रांड है कॉफ़ी वाला, उसको ये लोग स्केल करना चाह रहे हैं फ्रॉम 116 स्टोर्स टू 350 स्टोर्स। वो भी इन द मीडियम टर्म, 2 से 3 साल में उसको भी स्केल अप करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर भी इनका इनका मेजॉरिटी टारगेट्स यही है। तो चलिए, मोटा-मोटी यही थी कहानी। हमने सारी की सारी क्यूएसआर स्पेस की कंपनी कर ली। कुछ 7 या 8 कंपनी थी, सब के सब को हमने कवर कर लिया। मोटा-मोटी सबकी हालत उतनी ही खराब है, सब उसी डेट ट्रैप में फँसे जा रहे हैं। बस एक जुबिलेंट फूडवर्क एक ऐसा कंपनी निकल के आता है जो पॉजिटिव सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देके आता है और जिसका मैनेजमेंट का गाइडेंस भी थोड़ा-सा पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है कि भाई हमें फाइनली ग्रीन शूट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी-सी हमें अच्छी चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है इंडस्ट्री में। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।